बनारस की धरती पर कदम रखते ही जोरों शोरों से मैंने अपना स्वागत खुद किया। इटली से आया हुआ फॉरनर नाम का एक बंदा इडली की तलाश कर रहा था। 70 और 90 घाट के बीच में 80 घाट पे मैंने शांति के कुछ पल बिताए। बनारस की सुबह देखते ही बनती है। बनारस के लोग अपने जानवर को इतना ट्रेन करते हैं कि कुकुर भी यहाँ सलून खोल कर बैठा। सुबह सुबह ब्रेकफास्टिंग करने का मन हुआ तो मेन्यू देखने लगा, पर ये देख कर बड़ा दुख हुआ कि मेन्यू तो था पर वेन्यू उड़ चुका था। मैं अपने पुराने कॉलेज पहुंचा जहाँ मैंने फाइन आर्ट्स की उपाधि ली थी। शिल्प कला डिपार्टमेंट जाकर शिल्पकारों से मुलाकात हुई। इन्होंने बताया कि अनारकली को दीवार में जिंदा चुनने का प्रोजेक्ट इन्हीं लोगों को मिला था। मैं खराब मन से आगे बढ़ा और मलइयो नाम की एक मिठाई खा के मन और खराब कर लिया। मिठाई के नाम पे निरमा का झाग मैंने पहली बार खाया था। मेरी नजर उसी समय ओझा सर पर पड़ी जो गोझा बेचने में लगे हुए। ये यूपीएससी की तैयारी नहीं बल्कि सिर्फ यूपी की तैयारी करवा। सिंगल विशाल मिश्रा भी वहीं मिल गए और बोले पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। मैंने बोला मैं नहीं मिला हूँ। जलपरी नाम की एक नौका का भी दर्शन हुआ जिसने हाथ जोड़ रखे थे कि अब मेरे पिछवाड़े पे सवारियां बिठाना बंद करो यार। वहीं पर 4 लड़के जिस्म की गर्मी लेते हुए कमर के नीचे का भाग गर्म करने में लगे हुए थे। कुछ बच्चे मिले जिन्होंने बोला लाइफ के बारे में टिप्स दो। मैंने बोला माँ बाप जब तक कमा रहे हैं खाते रहो। उनको डिमोटिवेट करके मैं अपनी इच्छाधारी बिल्ली के साथ आगे बढ़ गया जो कभी कभी चूहा बन जाता था टाइम पास के लिए। घाट की तरफ जाते हुए मैंने एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा था आओ कभी हवेली पर। जब जाने लग गया अंदर तो उन्होंने डांट के भगा दिया, बोले साले होटल का नाम ही। अगली सुबह आर्मी के कुछ लोग ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए। ये बीटीएस आर्मी के लोग थे जिन्हें मारने के लिए मैं ढूंढ रहा था। कानपुर एयरपोर्ट में घुसते ही मुझे सिक्योरिटी ने तुरंत रोक लिया क्योंकि कानपुर एयरपोर्ट घुसते ही खत्म हो जाता है। जुगनू हमें दिन में नहीं दिखाई देती पर ये दोनों जुगनू मेरे पास आ गए। पता चला जुगनू की पोशाक पहने दोनों ह्यूमन बीइंग। मैंने पूछा गाड़ी लेट क्यों हो रही है। पता चला कुछ लोग महंगी टिकट से बचने के लिए हवाई जहाज की नाभि में घुस गए। गाजियाबाद के रास्ते जब मैं दिल्ली की तरफ जाने लगा तो देखा दिल्ली वालों ने बेहतरीन पहाड़ बना रखा है मौज मस्ती। आसमान में कबूतर भी काव काव कर रहे थे। दिल्ली शहर को लोगों ने गौतम सिटी बना दिया था। पुलिस बैरिकेडिंग को टेंट लगाने घर में ले जा रहे। हालात ये कि यहाँ धूम्रपान भी वर्जिन था। एक बहुत अच्छा संदेश मुझे दिखाई दिया जिसमें लिखा था से नो टू ड्रग्स। मैंने उस संदेश का पालन किया और ड्रग्स को नो ड्रग्स बोल के निकल गया। सच्चा मर्द तो वही होता है जो कितनी भी तकलीफ सहे पर अपने चेहरे पे कोई शिकन ना आने। सच्चा मर्द तो मैं गांधी जी को भी मानता हूँ जो लोहे का चरखा चलाते चलाते चले गए। मैंने एक स्ट्रीट डांसर को भी देखा जो आयोडेक्स चाट कर डांस ऐसा कर रहा था जैसे डांस पर कोई एहसान कर रहा। इसीलिए बिना रोटी के आयोडेक्स खाना भी नहीं चाहिए। किसी पोल्ट्री फार्म से कड़कनाथ मुर्गी चुरा कर एक आदमी मुर्गी भगा के ले जा रहा था। मशहूर संगीतकार शंकर एहसान लॉय को मैंने बाइक पर राइड करते हुए देखा। शंकर और लॉय बीच में बैठे एहसान भाई को हेलमेट दिलाने ले जा रहे। गाड़ियां भी एल शेप में आने लगी। ये बात मुझे दिल्ली में पता चली। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी का मन खेलने में लगता है तो जबरदस्ती थोड़ी पढ़ा देंगे। भूख लगी तो लुस्की कैफे में जाकर एक चाय और पराठा ऑर्डर किया। वापसी मेरी फूल मालाओं के स्वागत के साथ हुई और मुझे बलि के लिए तैयार किया जाने लगा। लखनऊ की प्रसिद्ध चटोरी गली पहुंचा जहां खाने पीने का अवैध कारोबार चल रहा था। एक भाई यहां पर दूध बेचने में लगा हुआ था। जो पैसे नहीं चुका पाता था उसके ऊपर दूध का कर्ज हो जाता था। एक भाई से मैंने अमरूद मांगा तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से अमरूद फिसल गया। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज जब से की तब से कुछ न कुछ गिरता ही रहता है। जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया होता है वैसे अमरूद की खाल में आइसक्रीम थी। काले बर्तनों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भारत में आम हो चुकी है। जहाँ कड़ाही को उलट कर गर्म करके टॉर्चर किया जा रहा है वहीं इस सफेद बेलन से एक अजीब तरह की आइसक्रीम बनाई गई। इस डिश के बारे में सामने लड़के से मैंने कुछ पूछा तो वो शर्मा गया। इसका मतलब उसे मुझसे प्यार हो गया था। तंदूरी चाय की दुकान पे मैं जैसे ही खड़ा हुआ ये लड़का बहुत ही कैजुअल तरीके से तंदूरी चाय बेचने लगा। मैंने बोला आंख दिखाता है चादर जा। एक नया आइटम जब खाने को दिया गया और पूछा गया कि कैसा लग रहा है खाने में, मैंने बोला ये लो वापस लेके जाओ जहां से लाए वहीं डाल दो। खाने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो स्कैन हो ही नहीं रहा था। उसने बोला साले जाहिल मेन्यू पे स्कैन नहीं होता, ये स्कैनर बगल में है यहाँ जाके स्कैन करो। तब मुझे समझ में आता है कि इंडिया इतना पीछे क्यों है। यहाँ पर मुर्गी का दाह संस्कार करके उसकी अस्थियां बेची जा रही थी। तभी मेन्यू पर मेरी नजर पड़ी जहाँ पर मैंगो बोबा शेक। मैंने बोला लाओ भाई पिलाओ, देखिए बोबा शेक होता क्या है। फिर भाई पता चला कि बोबा शेक बस एक शेक है। तभी टन की आवाज बहुत तेज आई। मैंने बोला साले ढंग से बेचो, मेरा खोपड़ा फाड़ के रख दिए। हाथ धुलने के लिए उन्होंने एक बोतल तरफ इशारा किया। मैंने बोला इसमें हाथ जा ही नहीं रहे, धोऊं कैसे। बोले साले जहिल बोतल को उठा के धोना होता है। तभी मुझे अपना दोस्त मानने वाला विवेक मुझे वही मिला। मैंने बोला अरे भाई सर्दी नहीं लग रही क्या। उसने बोला लग रही। मैंने बोला ठीक है चल। इस देश के जाने माने मुख्यमंत्री अरविंद तेरे साथी से मेरी चर्चा। उन्होंने बताया कि वैलेंटाइन डे के दिन बच्चे क्लास बंकिंग करके पार्क में जाके लप्पा झप्पी करते हैं। मुझे वहाँ कुकुर ही दिखे जो फ्री में मजा लूट रहे थे। एक कपल को देखकर मेरा खून उबाले मारने लगा। कपलों की गड़तोड़ैया के लिए मैंने पतली डाल ढूंढ ली थी। अपने प्यार का इजहार ये पेड़ पर लिख कर चले जाते थे और पेड़ इतने बदतमीज की मना भी नहीं करते थे। मुझे वहाँ एक माँ भी दिखाई दी जिसने अपने बच्चे को तराजू बना के रखा था। 4 साल के एक बच्चे से बॉलिंग डलवा कर
22 साल का एक लौंडा मर्द बन रहा था। मैंने सोचा मिशन पे ध्यान देता और मेरी नजर एक कपल पर पड़ गई। मैंने उनको रंगे हाथों दबोच लिया। मैंने बोला साले क्या कर रहे हो, खुले बोले भैया हम दोस्त बना। बोला भैया किसको बोला बे, साले अंकल हूँ। तुरंत डांट के भगा दिया उनको मैंने। देख 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 क्या कर रहा है तू चिड़िया के पास, है क्या कर रहा है तू, निकाल 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 निकाल। चिड़िया को मैंने सेव कर दिया। डब डब करते हुए एक लड़का तुरंत वहीं धरा गया। मैंने तुरंत उनको डांटा। उन्होंने बोला भैया क्या करो। मैंने बोला ए आई हैव ए बॉयफ्रेंड। मटर गश्ती करते हुए बच्चों को वहां से भगा दिया। बोले ए जाके घर में जाके पढ़ाई लिखाई करो, ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है, बड़ों के खेलने की चीज है ये। बच्चों को सदा के संतुष्ट मन से मैं दूसरा झूला झूलने लग गया। मेरे को चक्कर आने लगे और मुझे याद आया कि गोपी बहू को भी जब चक्कर आया तो प्रेग्नेंट हो गई। तब भाई ने समझाया कि तुम पे कोई लांछन नहीं लगाया कि तुम्हारा मुंह पहले से ही काला है। मैंने बोला तब ठीक है और मैं लाइफ को एंजॉय करने लगा। कोई बैग एंड बैगेज देख के समझ में आ गया कि कोई कपल आसपास। मैंने अपना पत्थर रेडी कर लिया कि तोता मैना का सर फाड़ दूं। लड़की को भागते देख के समझ गया कि लड़की एक नंबर की चोर थी और पैसा चुरा के भाग रही। लड़के ने उसे धर दबोचा, इसका मतलब मेरा कोई। लाल किला तक जाने का सफर चांदनी चौक के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरता है। मेरे पैर फिसल गए क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर कदम बहक जाते हैं। मन पसंदीदा फल पाइन निप्पल को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और तुरंत बंगाली स्टाइल में मैंने खीरा खाना शुरू कर दिया। बहुत सारे फॉरेनर भी लाल किला देखने आए थे, कोई दक्षिण भारत, कोई गुजरात, कोई मेघालय, कोई राजस्थान से था। अंदर जाने के लिए टिकट लेने की लाइन इतनी ज्यादा लंबी लगी थी कि मैं हताश हो गया। कुछ लोगों में इतना एटीट्यूड था कि उन्हें लाइन में खड़ा होना पसंद भी नहीं था। पुरुषों की लंबी लाइन को छोड़कर मैं औरतों की लाइन में लग गया और जब महिलाएं मुझसे सवाल करने लगे मैंने बोला तुम कौन होती हो सवाल उठाने वाली, खुद क्लीन शेव नहीं करो तो दाढ़ी मुझसे भी लंबी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, चुप हो। इस टिकट काउंटर की तरह इस देश में भी पुरुषों के लिए सारे रास्ते बंद हैं। किसी की बहन बेटी ना छिड़े इसके लिए वहाँ सिस्टर सिक्योरिटी का भी इंतजाम था। जिसके पास टिकट नहीं होता था गेट पे उन्हें तोप से उड़ा दिया जाता था। मुगल बादशाह के आने पर नौबत खाने में जहाँ ढोल लगाड़े बजते थे वहाँ 20-20 रुपए का झुमका बिक रहा था। मुगलिया सल्तनत को जार जार होते हुए देखकर बाबर भी दुखी था। मैंने पूछा चुनौती हंस मुंह लेके काहे खड़े हो। बोले जहाँ हमारा शाही दरबार लगता था वहाँ आजकल बच्चे खेल। मुगलिया सल्तनत का इस कदर इफलास होते हुए देखा ही नहीं। अंकल के खड़े होने के स्टाइल से ही पता चल गया था कि वो बंगाली है। मैंने वहाँ बच्चों को भी डांटना शुरू कर दिया कि उधर मत खेलो, उधर सेफ है। मैंने एक फव्वारा देखा जिसमें बिल्कुल पानी नहीं था, इसका मतलब फव्वारा राजस्थानी था। यहाँ तो पेड़ों पर भी जीएसटी नंबर लगा हुआ था। लाल किला देखने काबुले वाले चाचा भी आए हुए थे। लाल किला के पास ब्रोकली के बहुत पुराने पेड़ भी मुझे दिखाई दिए। मुगलिया सल्तनत के बादशाह शाह और जहां भी वहां दिखाई दे रहे थे। जहां शाह वहां जहां। आगे क्या हुआ देखने के लिए बेचैनी से अगले ब्लॉग। अपना शो खत्म करने के बाद मैं ताड़ा ताड़ी कोलकाता घूमने निकल पड़ा। थोड़ी बहुत बंगाली मैंने यहाँ के लिए सीख ली थी, जैसे कस भाई केमन आछे का हाल बा। कोलकाता के बारे में एक बंगाली कहावत फेमस है, और जिसने कोलकाता नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तवे पर रसगुल्ला बनते हुए मैंने पहली बार देखा। उसने बोला साले लिट्टी है चोखा जैसा मुंह बना के आ गए हो। मैंने बोला भाई लंबा वाला रसगुल्ला दे दो जिसको लैंगचो बोलते हैं। एक लैंगचो खाने के बाद ही मेरे पेट में थोड़ा सा पैंचो होने लग गया था। बस के बाहर इमरजेंसी एग्जिट देख के समझ में आ गई कि ये पानी में उतारने जा रहे हैं। कुछ भोले मनुष्य धक्का मार के बस को आगे पहुंचाने का काम कर रहा था। ऐसे लोगों को यहाँ उड़ी बाबा कहा जाता है। एक बहुत बड़ा होटल देखकर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब इतना बड़ा होटल है तो कलकत्ता में लोग अपने घरों में क्यों रहते हैं। कुछ मछलियां यहाँ तलैया में बलैया कर रही थी। मछलियों को यहाँ पर माछेर और पानी को यहाँ पर झोल कहा जाता है। कलकत्ता में कई जगह सतर्क रहने की जरूरत है। एक नौजवान रात दहाड़े मेरे सर से मेरा हेलमेट उड़ा कर ले। ये वही हेलमेट था जिसको मैंने किसी स्कूटर से चुराया था। बंगला में कलकत्ता के बारे में यहाँ कुछ अच्छा लिखा था पर मैंने तो हिंदी में ही पढ़ा। एक रोल में एक आदमी को चीज डालते हुए देख के समझ गया कि गुजराती यहाँ पर भी पहुंच चुके हैं। यहाँ के बारे में उल्टी सीधी बातें फैली है कि यहाँ पर काला जादू होता है, पर बलि के लिए लाई गई इन चुड़ियों को देख के लगा कि यहाँ सफेद जादू भी होता है। खैर मैं उसी रात अपने होटल जाओ मैरियट पहुंचा। अंदर पहुंचते ही मैं भौचक्का रह गया, आंखें फटी की फटी रहेगी। मेरा वॉलेट कहीं छूट गया था। फिर होटल के मैनेजर ने बताया कि आपका तो वॉलेट मैंने देखा कि बाहर ही छूट गया, जाके ले आओ। अपने कुछ गुप्ता सूत्रों से पता चला कि एक मेट्रो ओवर स्पीडिंग कर रही है। सीक्रेट एजेंट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि इस तरह की मेट्रो की स्पीड पर तुरंत रोक लगाई जाए। जहां भी मौका मिलता मैं वर्कआउट करने लगता था क्योंकि जिम में मेरी एंट्री बैन थी। वहां बर्गर सप्लाई करते हुए मुझे पकड़ा गया था। ध्यान से देखने पर पता चला कि जहां पर लाल निशान है खतरा उसी मेट्रो के आसपास है। चींटी की चाल और सुअर की नजर से मैं पूरे मेट्रो का मुआयने करने लगा। दुनिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है और यहाँ बेटियां पढ़ने की बजाय मेट्रो के लेडीज अपार्टमेंट में कैंडी क्रश खेल रही थी। तभी मेरा अंगूठा मेट्रो के दरवाजे में फंस गया और देखकर पता चला ये गुरु द्रोणाचार्य स्टेशन था। मेट्रो में टॉयलेट नहीं होता इसलिए एक मक्खी सूसू करके उसी में डूब के मर गई थी। मेट्रो कार्ड नहीं खरीदने वाले मुंह ताकते रहते थे, जबकि मेरे पास मेट्रो कार्ड था तो आसानी से मैं दरवाजा खोल लेता था। मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, इसीलिए लड़का लड़की समानता का अधिकार
संस्कार मैं हमेशा रखता। लेडीज से लड़के को डांट के उठा दिया और उसकी सीट पर खुद बैठ गया। यही होती है इक्वालिटी। मेट्रो के प्रतिबिंब में तभी मेरी नजर मशहूर सिंगर बी प्राक पर पड़ी, जिनका मशहूर गाना तुझे हो गया कुछ तेरी दुनिया जला दूंगा मेरा फेवरेट था। उसी समय मैं जोर जोर से खांसने लगा था। इसका मतलब मेट्रो स्टेशन हौज खास आ चुका। आगे पहुंचा तो सीढ़ी और एस्केलेटर से मुझे एक चीज चुननी थी। यंग होने की वजह से मैं हमेशा एस्केलेटर को चूज करता। जिसको मेट्रो खरीदने हो अपने मनपसंद मेट्रो शोरूम में जाकर अपने पिंक कलर की लेडीज मेट्रो भी खरीद सकता है। बाहर देखा तो फिर वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बोर्ड लगा हुआ था और बीच में बेटे को राक्षस बना के चिपका दिया था। अपने सीक्रेट मिशन के लिए इस बार मैं पहुंचा लैंडोर शहर। लैंडोर शहर 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप खुद संधि छेद कर लीजिए। अपने गुप्त सूत्रों से मुझे एक लीड मिली थी जिसके लिए वहां गया था। वहां पहुंचकर देखा तो दरअसल ये घोड़े की लीड थी जिसे देखकर मेरा मन मयूर मूर्छित हो गया। मैं वहां तुरंत 2 सीसीटीवी कैमरे लगा के चला आया। पहले सीसीटीवी कैमरे से मैं दुनिया पर नजर रखता था और दूसरे सीसीटीवी कैमरे से पहले सीसीटीवी कैमरे पर नजर की है बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं। दिक्कत ये मेरे पास सीसी तो था पर टीवी नहीं था। तभी मेरी नजर मंजूमल गर्ल्स पर जो किसी बड़े गड्ढे की तलाश में थी। बकरी पर सवार होकर घूमते हुए बच्चे को मैंने पूछा कि कहाँ घूम रहे हो? बोला घोड़सवारी भैया। मैंने बोला बात करने का कोई तरीका है? भैया हूँ मैं एक अंकल हूँ। मैं नेशनल जियोग्राफिक की गाड़ी से निकला ताकि किसी को शक न हो कि मैं एक एजेंट हूँ। एडवेंचर करने के लिए स्काई डाइविंग पैराग्लाइडिंग से ज्यादा बढ़ के एक नई चुल आ गई थी, साइकिल राइडिंग। मैंने जब पीछे से बोला कि स्कूटी लेके आ रहा हूँ लेडीज स्टाइल में ठोकूंगा, उसकी फट गया और तुरंत आगे बढ़ गया। आसपास के बेरोजगार कुकुरों को देखकर मेरे मन में दया आई। मैंने उन्हें बिस्किट देकर अपना एम्प्लॉय बना दिया और काम धंधे पे रख लिया। इन्हें घर ले जाके सलाद काटने की ट्रेनिंग दूंगा। पर कुछ कुकुर हरामखोर ने काम का नाम सुनते ही भाग गया और लंढौर में खो गए। वहाँ एक शेफ को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि ये बुढ़िया के बाल में माल डालकर बेच रहा था। मैं लंढौर बेक हाउस पहुंच जहाँ पर पेटीज, डोनट और तीसरा मिसू भी मिलता था। मैं हमेशा खाना शेयर करके लोगों से खाता हूँ पर पता नहीं क्यों लोग भूखे रह जाते हैं। कछुओं से जंग हारने के बाद खरगोश पूरे ईगो में आ गए थे और दुकानें खरीदकर इंसानों को नौकर रखा था। मेरा सीक्रेट कुकुर साथी मोती महल डिलक्स मेरे पास आया और बोला कि एजेंट जंगलों में कुछ गड़बड़ चल रही है। उसने बताया कि जंगलों में ब्लैक डॉग कमांडोज तैनात तो हैं पर बिस्किट के लालच में धोखाधड़ी कर रहे हैं। समाज में कुकुरों का ओहदा ऊपर हो चुका था। टॉयलेट में लेडीज की जगह लेडीज लेकिन आदमी की जगह कुकुरों की फोटो लगी रहती। अपने लौंडे के मरने के बाद कालीन भैया भी कालीन बेचकर जंगलों की तरफ निकल चुके। मैं उत्तेजक कपड़े पहनकर जंगलों की तरफ निकल। लोगों ने बोला कि तुम्हारी ब्रा दिख रही है। मैंने बोला जलो मत बराबरी करो। मसूरी से कुछ किलोमीटर दूर लंबी धार माइंस को भूतों का अड्डा कहा जाता था। ऐसा सुनने में आता था कि रात के 6 बजे के बाद यहाँ औरतों के रोने पीटने की आवाज आती थी। औरत है ही ऐसी चीज जो मरने के बाद भी चिल्ला पाँव मचाना कम नहीं करती। मैं वहाँ पर एक फेमिनिस्ट का रूप धारण करके गया ताकि उनके बीच रहकर उनके दुख और सुख की बात कर सकूं। ध्यान से देखने पर पता चला तो मुझे वो जगह दिखाई दी जहाँ पर सर काट कर औरतों को फांसी लगा दी जाती। मौत के बाद भी औरतें चुप नहीं हुई थी और वहाँ की दीवारों पर आई लव यू कमल, पंकज, हेट यू ये सब नाम लिखा हुआ। देखा तो 2 लेडीज आत्माएं वहाँ पर बैठकर खी खी करके गपुलिया छाट रही। एक औरत मरने के बाद भी फिर से मरने का ट्राई कर रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं और कॉफी की दुकान पर मैं काफा पीने चला आया। बच्चे को झूला झूलते हुए देखकर मैं उसके पास पहुंचा और उसे उसके माँ बाप के खिलाफ ही भड़काने लगा। मैंने बोला माँ बाप की क्या हैसियत जो तुम्हारे मोबाइल से गेम हटवा। 7 साल के हो गए हो, बड़े हो गए, अब तुम किसी के मोहताज नहीं। तभी बच्चे के पापा को देखते ही मैं तुरंत अगले मिशन की तरफ रवाना हो गया। लड़की को बाइक राइड करते हुए मैंने तुरंत उसे रोका और बोला 7 बज गए हैं, घर जाओ। तुम लोग के लिए स्कूटी बनी है तो बाइक से ठोकने क्यों निकली हो मासूम लोगों को। मैं सोचते हुए आगे बढ़ गया कि लड़कियों की वजह से ही ना जाने कितने मासूम लोगों को अपनी जान से मुंह धोना पड़ता है। यही सोचते सोचते आगे बढ़ गया और बच्चे की गाड़ी ठोक दी। ध्यान से देखा तो जिसकी गाड़ी ठोकी वो बच्ची थी, इसलिए उस पर ब्लेम डाल के आगे बढ़ गया। सिक्योरिटी वाला वहाँ सीटी बजा के लोगों को भगा रहा था। मैंने बोला साले लड़कियां छेड़ता है, उसको ठोक के भी भाग गया। पानी में बुलबुले उड़ते हुए देखकर मैंने सोचा कि कोई जानवर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। 3 घंटे बाद भी कुछ नहीं निकला तो मैं वहाँ अपना सा मुंह लेकर वापस चला आया। अरिजीत सिंह के भाई अरिहार सिंह भी दिखाई दिए जो उतने फेमस नहीं थे और रुपया नहीं कमा पा रहे थे। मुझे देखते ही मोमोज वाला पूरा कैफे समेत उठकर भाग गया। उसे पता था रुपया ये एक नहीं देगा, मेयोनीज मेरा पूरा पी जाएगा। एक ट्रक के पीछे बहुत बढ़िया संदेश यूज डायपर लिखा था तो मैं डायपर खरीदने निकल गया। मुंबई पहुंचने पर पता चला कि जगह की इतनी कमी है कि बस के ऊपर बस रख के यहाँ चलानी पड़ रही है और नाम रखा है बेस्ट। जूहू नाम की एक विशाल का चौपाटी के सामने जाकर खड़ा हो गया और देखने लगे कि कोई मुझे पहचान ले, पर साला वहाँ कोई पहचानने को राजी नहीं था।
मूड खराब हो गया। जब मैंने लोगों को समझाया कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, ऐसे किसी से मिलता नहीं, तब जाके लोग कन्विंस हुए और फोटो खिंचाने के बाद बोला कि निकल जाओ यहाँ से पहली फुर्सत में। वहीं पर एक नौजवान बहुत देर से लड़कियों को कुछ डांटने में लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पता चला कि ये रैप करता है। मैंने बोला ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए जो रैप करके खुलेआम सड़कों पर घूम रहे। फिर पता चला कि इन्हें रैपर कहा जाता है। मैंने पूछा कौन सी टॉफी का रैपर है तू? ये सुन के कुकुर ने भी बोल दिया कि पुड़ी सला। ये सुन के मैं पुणे के जब अपने फ्यूचर का पता न हो तो दुनिया का फ्यूचर देखने में पहुंच गया दुबई स्थित म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में इस खवातून ने हमारा स्वागत किया। बोले कि तुम लोग लिफ्ट में बिठा के चांद पे उड़ाने वाली 1 दर्जन कैपेसिटी वाली लिफ्ट में 1200 लोगों को घुसेड़ कर गाना बजा दिया। हमारे स्पेस शटल ने धरती का धरातल तेजी से छोड़ और ऊपर से नीचे हमें पटना, सासाराम, आजमगढ़, सिवान ये सब दिखाई दे रहा था। उसके बाद धरती के चौथे ऑर्बिट को छोड़कर कैपेसिटर में मॉलिक्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। ये सारी बात मुझे भी उतनी ही समझ में आई जितनी आपको समझ में आई। ये सारी बातें ये कुकुर का कार्टून बता रहा था। साइंस इतना आगे बढ़ गया कि ये कुकुर भी अंग्रेजी बोल रहा था। हमारे यहाँ तो बस भौ भौ करता है। एक विशेष सूट पहनाकर मुझे चांद पर उतरने के लिए भेजा गया। मैंने बोला तो सिर्फ सूट है, सलवार कहाँ? उन्होंने सूट छीन लिया और बोला भाग जाओ यहाँ से। यहाँ पर करोड़ों जानवरों के डीएनए देखकर मेरी आंखें भी फटी रह गई थी। कमाल की बात है कि यहाँ सिर्फ जानवरों के ही जीन्स थे, जबकि मुझे डेनिम का जीन्स देखना था। एक रोबोटनी बहुत तेजी से कुछ न कुछ बोले जा रही। मैंने उसको समझाया कि ज्यादा जवान न लड़ा, लेडीज हो लेडीज की तरह बात करो। तब जाकर उसने मुझे झापड़ मारा। यहाँ पर लोहे का कुकुर भी चार्ज हो रहा, जिसे हर सुबह दूध और बैटरी खिलाया जाता है। बहुत सारा फ्यूचर देखने के बाद हम बिल्डिंग के बीच वाले पार्ट में पहुंचे जहाँ प्रेजेंट चल रहा। इतने ज्यादा साइंस देखने की वजह से मेरा दिमाग भी बहुत तेज हो गया था और मैंने एक नया सूत्र बना लिया, MC+BC=BSG के। जाने से पहले मैं आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने परवल की सब्जी उड़ते हुए देख ली थी। पंचायत में लौकी का स्टार्टअप देखने के बाद बाकी सब्जियों ने भी आंदोलन किया था और नई नई चीजें विकसित कर ली थी। मैं बहुत सारे अंडर कवर मिशन पर जा चुका था, पर पहली बार रॉ ने मुझे अंडर वाटर मिशन पर भेजा। 30 प्रकार से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों की मछलियां यहाँ मौजूद थी, जिसे देखकर बंगालियों के मुंह में पानी आ जाता था। और ज्यादा पानी होने की वजह से कभी कभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती। ये खबर सुन के हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर पानी पानी हो गई। इस मछली का नाम गजगामिनी रखा गया। किसी इंस्टा इन्फ्लुएंसर की तरह ये मछली कूल्हे मटकाते हुए आगे बढ़ गई। कुछ बंगालियों को पाताल में रहने की सजा मिली थी, जो मछली देख तो सकते थे पर खा नहीं सकते। छछुंदर के दूर के रिश्तेदार ऊद बिलाव पानी में मुझे गेंड मस्ती करते हुए दिखाई। ये पानी में ऐसे ही भटक रहे थे जैसे बिग बॉस देखने वाले हर दिन नए कलेश की तलाश में भटकते रहे। तभी परकटे मुर्गों ने मेरा ध्यान अपनी तरफ। पूछने पर पता चला कि बलिया से दूर 4000 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका नामक प्रदेश में रहते। शर्मीले स्वभाव के होने की वजह से ये जानवर पिछवाड़ा दिखा के भाग। वहीं पर मगरमच्छ भीगी बिल्ली की तरह अपनी पत्नी घड़ियालनी की डांट सुन रहा, जो नाराज थी कि बंदर का कलेजा इस बार भी नहीं ला पाया। और वहीं पर बंदर ऊपर से चिढ़ाने में लगा था कि आओ बेटा ले जाओ कलेजा, बहुत सस्ते में मिल रहा है राजा। तभी एक मछली जिसका नाम दंतनिपोर था मुझे दिखाई। मैंने तुरंत उसको सलाम भेजा, पर बिना ग्रीट किए वो आगे बढ़ गया, जिसका मुझे बुरा लगा। और मैंने बताया कितनी पढ़ाई लिखाई तुमने, MBA किया, CA किया, मॉस.कॉम की तैयारी कर रहे हो, कम से कम हेलो का जवाब तो दे दो, राम राम तो बोल दो। अरे मछली इतनी हरामजादी थी कि नमस्ते वमस्ते कुछ नहीं किया और गंदा दान दिखा के अपना चली गई। इस जगह पहुंचते ही मुझे चौंकना पड़ा, क्योंकि जगह का नाम था चांदनी चौक। गोदना मिटाने वाले भैया ने प्रमोशन का एक अनूठा तरीका। सोचा जब यहाँ थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। मेरे हिसाब का सूट कोई पसंद नहीं है तो मैंने अपने लिए एक लहंगा खरीद लिया। भूख लगी तो मैंने खाना ऑर्डर किया। मैंने बोला क्या है ये? उसने बोला सोया चाप। मैंने बोला सोया क्यों है, इसको जगह खिलाओ। मैंने सोचा कुछ हेल्दी खा लेता हूँ। संतरे के नाम पे ऐसा कोई आइटम खा लिया जिससे मेरी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई। अगली दुकान पर पहुंचकर मैंने बोला कि कैसे दिया? उसने बोला 60 रुपए का एक। मैंने बोले गड़ासे की बात कर रहा हूँ। उसने बोला भाग जाओ यहाँ से, नहीं पिछवाड़ा छील दूंगा इसी से। मन खट्टा हो गया, इसलिए मन मीठा करने के लिए मैं कुल्फी की दुकान पर पहुंच गया। मेरे हाथ में उसने हैंड ग्रेनेड दे दिया। मैंने बोला सेफ्टी पिन का है? बोले साले ये कुल्फी है। पेड़ों पर उगने वाली कुल्फी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी और दूसरी कुल्फी दूसरी बार देखी। कुल्फी इतनी मीठी थी कि तुरंत मुझे शुगर डायग्नोस हो गया और खट्टी इतनी कि मेरी आंखें खुची पुड़ी करने लगी। इस स्थान पर ई रिक्शा वालों का एक छत्रराज था। ई रिक्शा वाले सबका सी काट देते थे। इतना बड़ा पाइप, पता नहीं ये किसकी जी में डालने जा रहा। पानी पूरी की दुकान, मैंने पूछा कि पानी पूरी है तो सब्जी भी होगी, पूरी सब्जी खानी। मेरे मुंह में उसने अपना गोलगप्पा ठोस दिया और मेरा मुंह बंद करा दिया। मैंने बोला कि मुझे प्यास लगी है, अंकल जी थोड़ा पानी पिला दीजिए, गला सूख रहा है। ऐसा पानी की अतड़ियां ढीली हो गई। सड़क पार करने में मुश्किल हो रही थी तो मैंने एक दृष्टिहीन व्यक्ति से मदद मांगी और उसके साथ सड़क पार की। मैंने बोला अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, तो ये पर्स लेके क्यों घूम रहे हो? पर्स लेके निकल गए। एक दुकान वाला बहुत ज्यादा इतरा रहा था, पता चला उसकी इतर की दुकान है। कुछ हेल्दी खाने का मन हुआ तो सबवे चलाया और सफलता की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। कई दिनों तक लगातार चलते हुए जंगलों और गुफाओं को पार करते हुए मैं उस जगह पहुंच चला
जहां पर पनीर की कटाई हो रही थी। यहाँ पैराग्लाइडिंग का एडवेंचर देखते हुए समझ गए कि 2 नंबर का काम पूरी तरह से जोरों पे है। हिमाचल प्रदेश में बिरबिलिंग नामक स्थान बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए था। इस अजीबोगरीब जीव ने जब मुझे घूरना बंद नहीं किया तो मुझे खुद ही बोलना पड़ा कि आंख दिखाता है फादर जात। अपने स्थान पर जब मैंने घुसने की कोशिश की तो वहाँ बिवारे ऑफ डॉग लिखा हुआ था। इसका मतलब बिवारे नाम की कोई जगह थी जहाँ पर कुत्ते लोग रहते थे और चौकीदारी करते थे। लड़कियों के मामले में मैं हमेशा फेल रहा हूँ, पर कुत्ते पटाने में मैं बहुत आगे रहा हूँ। अपने रूप के जाल में कुत्ते को ऐसा फंसाया कि वो खुद ही बोलने लगे, मालिक जहाँ चाहो वहाँ घूमो। इंसान की ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं। शांति से जमीन पर रहने की बजाय इंसान के पिछवाड़े में चुल है कि पर्दा बांध के हवा में उड़ जाऊं। पैराग्लाइडिंग नामक इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और छतों पे टपक के मर जाते हैं। लंगटा न्यूडल शॉप से आगे बढ़कर मैंने देखा कि धूप में बैठे रहने की वजह से एक कुकुर पूरी तरह से कल्लू हो गया। मैंने तुरंत उसके ऊपर सनस्क्रीन की मालिश कर दी और बोला, जा डोंगो, जी ले अपनी जिंदगी। जगदीश चंद्र बसु ने पहले ही बोल दिया था कि पेड़ भी सुन सकते हैं। अच्छे से सुने, इसके लिए उनके कान की सफाई भी जरूरी है। एक नेपाली के साथ खाना खाते हुए मैंने बोला, खुकरी कहाँ छुपा के रखे हो थापा? मैं हमेशा ऐसे पजामे पहनता हूँ जिसके फैब्रिक की क्वालिटी हमेशा बढ़िया होती है। एक तांत्रिक की दुकान पे भैंस की आंख, माँ की आंख सब इकट्ठा था। कभी भी आंख मार सकूं इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा आंख लगवा ली थी और फिर लोगों के फोटो बॉम्ब करने के बहाने पर्स उड़ा के मैं अपने मिशन पर। हवाई जहाज पर ऊपर लगे हुए नट को कुचिपुड़ी करते हुए देखकर मुझे फाइनल डेस्टिनेशन की याद आ गई। खिड़की से बाहर देखा तो 2 जवान लड़कियां भी हवाई जहाज को ठोकने की पूरी तैयारी कर चुकी। तुरंत मैंने इमरजेंसी गेट खोला और जल्दी जल्दी वहां से निकल। जंगलों के बीच मैंने देखा कसूरी मेथी के हरे भरे खेत लहलहा रहे। कोकोनट का कोको रह गया था और नट निकल चुका। इतने सारे नारियल देखकर मैं समझ गया कि यहाँ अन्ना लोग रहते हैं। मैंने आसपास मेंदू वड़ा ढूंढने की कोशिश की पर मुझे चाइल्ड बियर के अलावा कुछ नहीं। ये जगह पूरी तरह सुनसान थी। आसपास इंसान तो कोई नहीं था। ये जगह देखकर रेफ्रिजरेटर लोगों ने अपनी बस्ती बसा ली। ये वो फ्रिज कूलर थे जो गुड़गांव में कूलिंग कर करके थक गए थे और यहाँ चिल कर रहे थे। मैं जैसे ही बाहर निकला, मुर्गे ने मुझे देख लिया और अपने तीतर को भीतर जाने का आदेश दे दिया। चलते चलते मैंने अपने 954 स्टेप पूरे कर लिए और धरती के उस छोर तक पहुँच गया जहाँ धरती खत्म हो रही थी और पानी शुरू हो रहा। तभी मेरी नजर उस कुकुर मुत्ते पर पड़ी। इसके बारे में बोला जाता था कि ये कसूरी मेथी से भी स्ट्रॉन्ग और इसे खाने के बाद लोगों को उड़ता हुआ हाथी दिखाई देता है। मेडिकल पर्पज से मैं इस रहस्य को हमेशा जानना चाहता हूँ। इस कंफ्यूजन में कि अंदर से डॉक्टर हुए नशेड़ी, मैंने कुकुर मुत्ता चख लिया और खुद उड़ता हुआ हाथी बना। तभी एक कुकुर भी आके मुझसे माफी मांगने लगा, बोला, भैया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा ही मुत्ता था वो। मैंने देखा बीच पर एक आदमी बैठकर खुदकुशी करूँ या नहीं इस विचारों में फंसा हुआ। मैंने तुरंत उसे जाके समझाया कि भैया जिंदगी में कुछ रखा नहीं, समुंदर सामने, इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं, गो अहेड। अपने अगले मिशन के लिए मैं दार्जिलिंग पहुंच चुका, जहां पर चाय के बड़े बड़े बागबान हुआ करते थे। पेड़ों की झुरमुट से मैंने बादलों को उड़ते हुए देखा। ये आम बादल न थे और मेरे नथुनों में कसूरी मेथी की महक समा गई। तभी मेरे अंडर कवर साथी जियान का फोन आया और उसने बोला, मैं यहाँ झाड़ा फिरने आया और यहाँ चाय का अवैध कारोबार चल रहा है। मैंने बोला, तुम शिजुका को संभालो, मैं यहाँ देखता हूँ। मैंने देखा कि लौंडे लपाड़ों का एक ग्रुप घास में तेल चट्टे की तरह रेंग रहा। पल भर में लोग गायब हो गए, झाड़ियों के पीछे जाकर खाद बनाने लगे। तुरंत मैं लड़के के घर वालों के पास पहुंचा, उनको समझाया कि तुम्हारा लड़का बिगड़ चुका है, अच्छा लड़का देख के जल्दी से उसकी शादी करवा। उनके पास से मेथी मिली हुई चाय बरामद हुई जिससे मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। चाय मैंने डिपार्टमेंट के हवाले कर दी तो खुद 3 मुट्ठी मेथी फाक कर मैं वहीं लेटे लेटे ब्रह्मांड की सैर करने लगा। आलू की सब्जी के साथ कच्चा नूडल्स डालकर ये आलू मिमी नाम की कोई डिश बनाते थे। जब मैंने रोटी मांगी तो उन्होंने बोला, भाग जाओ यहाँ से। होली के टाइम पे गुजिया सबको अच्छी लगती है और होली का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने मोमो खाकर अपना पेट। मैं चौंक गया क्योंकि एक ट्रेन काफी देर से हमारा पीछा कर रही। रेलवे ट्रैक से अपनी गाड़ी जब सड़क पे उतारी तब कहीं जाकर उस ट्रेन ने हमारा पीछा छोड़ा। बनारस वाली भौजाई ने बोला था कि घर आना तो बच्चों के लिए कुछ लेके जाना। कपड़ा धोने वाला साबुन खरीद लिया कि बच्चों से स्कूल छुड़वा के उनको काम पे लगवा सकूं। मेरा दिल जार जार रोने लगा जब मैंने देखा कि गन्नों को नंगा करके उनका जूस निकाला जाता। हर साल न जाने कितने गन्ने हमारी प्यास के चक्कर में नंगे होकर निचोड़ दिए जाते। इसीलिए मैंने 8 किलो अंडा खरीद लिया जो कि एक गरीब किसान अपने खेत से उखाड़ कर लाया था। दार्जिलिंग में मैट्रियार्की है, सत्ता महिलाओं के हाथ में। कंचन बिलौटी ने इसका पूरा फायदा उठाया। उसने अपनी दुकान खोली थी और चौकीदारी में कुकुर को लगा दिया। 48 दिसंबर की रात जब मैं अपने रूम में सो रहा था तभी अचानक धरती ढोल उठी, भूमंडल कांप उठा। जरूर कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला था। धरातल के रसातल में जरूर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से घटना घटी थी। गंडमांडू के भयानक जंगलों में झटीले पेड़ों को देखकर मैं चौंक गया। जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करके रिसर्च और एनालिटिक्स किया तब मुझे पता चला ये मैगी के पेड़ थे। इन्हीं पेड़ की जड़ों को खोदकर मैगी, सेवैया और हग्गा नूडल्स जैसी चीजें बनाई जाती हैं। महाराष्ट्र स्थित बीकानेर में मैं काली पहाड़ी पर पहुंच गया
जो रहस्यों से भरी हुई थी। इस खौफनाक जगह पर मैं कुछ रहस्यों की खोज करने पहुंच गया था। मैं भूकंप का रीजन ढूंढ ही रहा था, तभी भयानक दैत्य ने मुझ पर हमला कर दिया। ये जापानी दैत्य होका हांडू था, जो पाताल में घुसकर भूकंप मचाता था। अपने दूसरे गुप्तचर साथी टुनटुना मौसी की मदद ली और उसको वापस पाताल में कैद कर दिया। इन सबसे थक चुका था और मैं वाहन का इंतजार करने लगा ताकि अपने घर चला जाऊं। चूंकि मैं पिकअप पॉइंट पे खड़ा था, इसलिए वहाँ लोग आए और मुझे पिक करके लेके चले गए। कलयुग अपने चरम पर था, कलिकाल प्रारंभ हो चुका था। लोग बिल्लियों पर अपना प्यार लुटाने लगे थे और कुकुर बेचारे दूर खड़े होकर मुंह ताकते रहते। बेचारे अपनी वफादारी पे शक करते रहते थे कि हमसे कौन सी भूल हो गई मालिक। हॉस्पिटल में तो लोग ठीक होने के लिए जाते हैं, पर इस हॉस्पिटल में आंत बाहर की जाती थी। गर्मी बढ़ चुकी थी, मेरे लाखों फैन थे और उसमें से एक फैन मैं हमेशा साथ लेके चलता था ताकि गर्मी ना लगे। तभी अगले मिशन के लिए चीफ का कॉल आया और मैं निकल पड़ा असम के रेगिस्तानों में। अगले सीक्रेट मिशन के लिए मैं दार्जिलिंग नामक एक छोटे महाद्वीप पर पहुंचा। भारत के सभी शहर जहां जेंडर न्यूट्रल है, वहीं दार्जिलिंग एक पुल्लिंग है। इस सिटी का प्रोनाउंस है ही, हिम, हु, हुइस। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि भू माफिया ने डब्बे पर भी अपना कब्जा कर रखा। इसने रेलगाड़ी को मालगाड़ी बना दिया और मोमोज और मेयोनीज की कालाबाजारी चल रही थी। इस तरह की गैर कानूनी चीजों के मैं हमेशा खिलाफ रहा, पर डब्बे के अंदर पकौड़ी की महक ने मुझे अधीर कर दिया और मेरे कदम बरबसी खींचे चले आए। 18 पकौड़ी फेलने के बाद मैंने बोला कि दुकान तुरंत यहाँ से हटा लो, गैर कानूनी है। अकाउंट खुलवाने जब मैं बैंकॉक ऑफ बड़ौदा पहुंचा, वहाँ पर भी मैनेजर को बाहर करके मैकेनिक लोग ने अपना कब्जा कर लिया। लड़कियों ने भी यहाँ अलग तबाही मचा रखी थी। किसी लड़की ने स्कूटी दुकान में घुसेड़ दी थी और स्कूटी छोड़कर खुद फरार थी। इस घटना के बाद दुकानदारों ने हड़ताल किया और माल रोड पर लड़कियों से स्कूटी चलवाना बंद करवाया। लड़कियों ने भी अलग आंदोलन किया और ट्रक का लाइसेंस लेने के लिए माल रोड पर घूमने लगी। तभी मेरी नजर जापानी चीज केक पर पड़ी। मुझे देखते ही समझ में आ गया कि नकली जापानी केक है, क्योंकि बिल्कुल भी ब्लर नहीं था। तभी मॉम डैड का रेस्टोरेंट दिखाई दिया, जिन्होंने अपने मॉम डैड की जमीन हड़प कर रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट पर अमेरिका, रूस जैसे देशों ने कई बार हमला किया, क्योंकि इनकी सब्जियों में पेल कर तेल डाला जाता था। तेल इतना ज्यादा था कि मेरे सामने ही कई ओला उबर वाले आए और अपनी गाड़ी में सब्जी भरवा कर चले गए। तभी बाहर उठे कोलाहल ने मेरा ध्यान खींचा। गैंगवार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, क्योंकि बिच्छू गैंग के कुकुरों ने अपने एरिया में ईगल गैंग के कुकुरों को मुड़ते हुए देख लिया। यहाँ पर लड़ाई वर्चस्व की थी। इससे पहले कि मार झगड़ा और खूना खच्चड़ की स्थिति उत्पन्न, मैंने बहादुरी के साथ अपना रास्ता नाप लिया। सिलीगुड़ी में गीली पूड़ी खाकर मैंने देखा कि भयानक एक्सीडेंट का मंजर हो चुका है। हैदराबाद का चार मीनार और सिलीगुड़ी का कार मीनार बहुत प्रसिद्ध। हमने दार्जिलिंग जाने का डिसाइड। हमारे ड्राइवर भाई जो एक फेमिनिस्ट थे और ब्लाउज पहनकर घूमते थे, उन्होंने बताया कि समय कम है इसलिए हमें जल्दी निकलना हो। रास्ते में एक अजीब गरीब गाँव माठी गाड़ा पड़ा। नाम से ही शरीर में सिहरन पैदा हो गई। शरीर थक कर चूर हो गए तो मैंने नहाने का डिसाइड। झरने के पास पहुंचा तो यक्ष की आवाज आई कि यहाँ इंसानों का नहाना मना। ये स्थान बोतलों के नहाने के लिए रिजर्व था। बोतलें नहाती थी और गाती थी, विस्की दी बोतला पहिया। हम निकल तो गए, पर साथ में एक रेलवे ट्रैक भी दिखाई पड़ा। मुझे समझ में आ गया यहाँ लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते। साफ सुथरा ट्रैक देखकर समझ में आ गया कि मोदी जी का अभियान स्वच्छ भारत आगे बढ़ चुका है और लोगों ने पटरी पर हगना बंद कर दिया। तो मैं भी अपना झाड़े दबाकर आगे बढ़ गया। घनघोर धुंध का माहौल था और कसूरी मेथी की महक ने वातावरण को ढक रखा था। तभी मेरी सीक्रेट साथी कंचन बिलौटी वहाँ पर आ चुकी थी। उसकी शिकायत थी कि सारा फुटेज तुम कुकुरों को क्यों देते हो, जबकि मेहनत हम भी करते हैं, हम भी किसी की माँ बहन मौसी है। मैंने बोला ठीक है, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहीं इस कुकुर को भी बचपन में पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से शरीर विकसित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कभी कभी चलते हुए गेंद जमीन में घिसक जाती। तभी चुर्र पुर्र धुई की आवाज करते हुए एक ट्रेन हमारे सामने आके खड़ी हो गई। इसका आकार देखकर समझ में आ गया कि ये ट्रेन बौनों के लिए चलाई गई। इस ट्रेन का धड़ गायब था। ट्रेन की धड़ कटी लाश देखकर मैं समझ गया कि कोई सीरियल किलर यहाँ जन्म ले चुका है, जो ट्रेनों का धड़ काट रहा। मुझे उस किलर का पता कर, जिसके डर से ट्रेनें हगमोला खाकर दिन रात गैस छोड़ा करती थी। जब पूरी दुनिया दुबक कर रात के अंधेरे में कमरों में सो रही होती है, तो सराफा मार्केट इंदौर की दुनिया जाग जाती है। इंदौर में 14 प्लेट पोहा खाकर दिन भर लोग भूखे रहते हैं ताकि रात में अपना पेट भर सके। इस मार्केट में खाने पीने का अवैध कारोबार जोरों पर चल रहा होता है। भीड़ इतनी है कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता। दूसरे की प्लेट की चाट में हाथ डालते हुए मैं पकड़ा गया और लोगों ने बोला भाग जाओ यहाँ से। शक पकाते हुए दूसरी दुकान पे पहुंचा और बोला भैया एक नारियल पानी लगा। ये सुनते ही पता नहीं कैसी माता उसके ऊपर आ गई। मैंने बोला भैया थोड़ा यार सामान। मैंने बोला भैया जांग पे रखकर नारियल इस स्टाइल में कभी मत काटना, नहीं पीता नहीं। मैंने बोला भैया तुम्हारा प्रोग्राम खत्म हो गया तो नारियल पानी भी पिला दो, तब जाके उसको दया आई। जलेबी के बड़े आकार को देखकर मैं चौंक गया था। मैंने बोला क्या है ये? उन्होंने बोला जलेबा। ये लोग लड़कियों को जलेबी देते थे और लड़कों को जलेबा देते थे। मैंने बोला दानिश भाई अगर आज जिंदा रहते थे ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता था। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि आगे से कोई मेरी तोंद और पीछे से पुट्ठा रगड़ के भाग गया। सोचा रास्ते में खड़ा रहूंगा तो ऐसे ही मोलिस्ट होता रहूंगा, इसलिए कोने में बैठ के भावपाजी खाने लग गया। जामुन शॉट्स पीने के साथ ही मैंने बोला कि यहाँ और क्या फेमस है। उन्होंने बताया एक खास तरह
की सब्जी है जिसको तल के बेचा जाता है। मैंने उसका नाम पढ़ते ही बोला कि ये नहीं खा पाऊंगा। तभी बप्पी लाहिड़ी के जेठ के लड़के गप्पी लाहिड़ी वहाँ दिखाई। कुल्फियाँ बेच बेच के इन्होंने सोना कमा लिया था और सुबह सोना बेचकर ये कुल्फी खरीदने के लिए ले आते। ये सब मुझसे बर्दाश्त न हुआ और 1.5 घंटे खड़े रहने के बाद ना सोडा की दुकान पर चला। सोडा की दुकान की खासियत है कि यहाँ सोडा पूरा एक घूंट में पीने के बाद भारत रत्न और इनाम दिया जाता था। पर कोई माई कलाल ऐसा नहीं था जो एक बार में सोडा खत्म कर। एक व्यक्ति ने जैसे तैसे सोडा कंप्लीट कर लिया। उसने बोला कि इनाम में क्या? उसने बोला दूसरा सोडा। समय बदल चुका था। अब राजधानी में लड़के भी सेफ नहीं थे। कई लड़के छेड़खानी का शिकार हो चुके थे। लड़कों के कच्चे का इलास्टिक खींच के चटाका मार के लड़कियां भाग जाती थी और बेचारे लड़के कुछ नहीं कर पाते थे। बच्चे बोझ बन चुके थे। उन्हें कुकुर की तरह रस्सी में बांध दिया जाता था और हिंदुस्तान भेजकर उन्हें इंडिया गॉट लेटेंट की तैयारी करवाई जाती। इस गिरोह को पकड़ने के लिए मैंने खतरनाक कुकुर की ब्रीड मंगवाई, पर बिस्किट न मिलने पर मेरा ही पिछाड़ा चबाने के लिए तैयार हो जाता। सर्च ऑपरेशन में जॉन पसीना धरा गया था। अपने गुरु अंडरलेकर से मैंने बड़े दांव पेच सीखे थे, पर जॉन पसीना ने भी रीकी से शिक्षा ली थी और कड़ा मुकाबला मुझे दिया। दक्षिण भारतीय व्यंजनों का शौक होने की वजह से मैंने पूरी सब्जी ऑर्डर किया और वो साले आलू रोल देकर चले गए। और इसके साथ वाली चटनी तो बिल्कुल भी तीखी नहीं। आइसक्रीम भी ऐसी थी कि कुप्पी कुप्पी थी। उसका माल मलीदा सारा बाहर निकाल के लेके गए थे। बिस्किट खाने के बाद मैं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी जिसको खाने के बाद मेरी तबीयत ठीक हुई। डॉक्टर ने समझाया कि बिस्किट मत खाया करो क्योंकि बिस्किट मतलब बिस्किट। पीछे से तभी मुझे किसी ने धक्का दे। कराची के एजेंट उस्मान अरोड़ा ने मुझे धर लिया। इससे पहले कि मेरा मुंह खुलवा के वो सारे राज जान पा, अपनी अटैची पर सवार होकर मैं वहां से 9-2-92 हो गया। मैंने देखा कि बाहर कोलकाता पुलिस तैनात। मैंने गुहार लगाई कि अमी बचाओ, अमी मुसीबत में आशी। उनके कान में जू तक न रहेगी और वो ट्रेवलिंग के लिए निकल गए। 18 सितंबर के दिन ही मेरा प्राकट्य इस धरा पर हुआ। मेरे साथी से पूछा जो केक लाया उसमें अंडा तो नहीं? उसने बोला नहीं अंडा नहीं, इसमें चिकन है। तब जाकर मैंने केक खाया। सेलिब्रेट करने में जनता जनार्दन के पास पहुंच गए। मैंने बोला मैं तुम्हें केक दूंगा, तुम मुझे पार्टी। बिना केक खाए ही लोग वहां से खिसक लिया और मैं कटवा कर चला आया। कलकत्ता को जर्मन भाषा के अलबत्ता शब्द से लिया गया है। इस जगह को बंगाली टोला भी कहा जाता है। कुछ बच्चों को भीख मांगते हुए देखकर मेरा मन द्रवित हो गया और मैंने तुरंत उनको बताया कि तुम लोग कपड़ा फाड़ के जब तक भीख नहीं मांगोगे तब तक कोई भीख नहीं देगा। यहाँ के लोग काला जादू माछेर झोल के अलावा चाय पीने का शौक भी रखते हैं। मैंने बोला एक टच चाय देवो। उन्होंने बोला ए तुम्हें की बोलतीस, ये चाय नहीं मिष्टी दो। दिन में शांत दिखने वाला कोलकाता रात में जागृत होता है और यहाँ के लोग इल्यूमिनाटी का आवाहन करते हैं। मुझे अपने गुप्ता सूत्रों से खबर मिली थी कि बंगाल भोका नामक एक ग्रुप रात में पान चबाने यहाँ बनारस का होने की वजह से मैंने बोला एक टपान अमी देवो। उसने बोला दादा जल खावे। मैं समझ गया कि यहाँ पीने वाली चीजों को भी लोग चबा चबा कर खाते हैं, इसीलिए कोलकाता में जब भी होता हूँ मैं जल को हमेशा चबा चबा कर खाता हूँ। कोलकाता की पार्क स्ट्रीट में हमेशा पार्टी का माहौल होता है। 2 कुकुर भी यहाँ क्लबिंग करके थक गए थे और पीली टैक्सी पकड़कर घर की ओर रवाना हुए। इंसान और कुकुर तो दूर, कुर्सी भी यहाँ क्लबिंग करके भंड। मैंने एक अच्छा दादा होने का फर्ज निभाया और कुर्सी को सीधा खड़ा कर दिया। चारों तरफ यहाँ संगीत का माहौल होता है और छोटे छोटे बच्चे भी संगीत की आराधना करते हैं। छोटा सा बालक बीन बजाकर आसपास की नागिनों को इनवाइट कर रहा था। मुझे जैसे ही पता चला कि बीन नामक यंत्र से नागिनें आ जाती, तुरंत बच्चे को झपड़िया कर मैंने उससे उसकी बीन छीन ली। कोलकाता का रविंद्र संगीत बहुत फेमस है, पर पॉलिटिकल पार्टी के फैन कुछ लोग यहाँ नरेंद्र संगीत का आह्वान कर रहे थे। गाने के बोल थे जे पंजा खाबे ते कमल आबे। अपने स्टैंड अप शो के दौरान मुझे पता चला कि मेरा पैर किसी नींबू पर पड़ गया। इसका मतलब यही था कि काला जादू हो चुका था और गोंडोलिका मेरे पीछे पड़ गई। मैं कई देशों में अंडर कवर मिशन पर काम कर चुका था। साउथ सूडान और मध्य म्यांमार की पुलिस जहां मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही थी। कराची के न्यूज चैनल अल फजीहत ने मोस्ट वांटेड एजेंट की लिस्ट में मुझे शामिल कर लिया। सोमालिया की जेल अल फजीरा में तो बहुत सारे एजेंटों के कटे हुए सर भी रखे। फिर आई 49 दिसंबर की वो भयानक रात जब घनन घनन घिर घिर आए बदरा। भयानक बादलों ने लोगों को भयाक्रांत कर दिया और फ्लाइट के अंदर ही डर के मारे लोगों ने कसूरी मेथी फूकनी शुरू कर दी। मेरा दूसरा सीक्रेट साथी उस्ताद पिटबुल्ला मुझे मिला और हमने सीक्रेट भाषा में एक दूसरे से पता चला राजकुमारी हरदोई को मकड़ी ने काट लिया। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मकड़ी को ढूंढने निकला। घर मकड़ी को देखकर मैंने बोला कि मकड़ी तेरे अंदर दम है तो तू 2 मिनट रूम में 3 घंटे में आता हूँ। और माइकल फिलिप्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मैंने प्रशांत महासागर में छलांग मार दी। 48 दिनों बाद जब मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर्स ने बताया बहुत देर पानी में रहने की वजह से मेरे पेट में पानी भर गया। इस बीच मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं इच्छाधारी ऊंट भी हूँ। पानी में अचानक से कूदने की वजह से पानी उफन कर दिल्ली जैसे तटीय इलाकों में पहुंच गया था, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी। दिल्ली में पानी लाया पर राजस्थान में नहीं, इसकी वजह से राजस्थान की पुलिस मेरे पीछे बिना हाथ धोए पड़ चुकी थी क्योंकि हाथ धोने के लिए उनके पास पानी भी नहीं था। और छुपते छुपाते असम के रेगिस्तानों से मैं निकल पड़ा सिंगापुर की ओर, जहां 24 अगस्त को मैंने अपना सीक्रेट शो लाइव कर रखा, जिसकी टिकट मेरे बायो पे मिल जाएगी। तो पिछले दिनों में पहुंच चुका था लेह जो कि लद्दाख के पास। ले शब्द कॉमन भाषा के ले शब्द से बना हुआ, जिसको नॉर्मली लोग यूज करते हैं कि ये ले वो ले ले बैठो। ले की यात्रा के दौरान मैंने वो रोटियां बनते हुए देखी
जो चुप चुप के में राजपाल यादव को दी गई। रोटी को खाने के लिए फौलाद के दांत होना चाहिए और स्टील की गेंद होनी चाहिए, तभी अगले दिन एल्यूमिनियम की ईंटें बाहर आ पाएंगी। मैंने सोचा लोकल फूड एंजॉय करते हैं। मैं लोकल नहीं था तो उन्होंने तिब्बत का खाना दिया। यहाँ के खानों में था का प्रयोग बहुत होता है, जैसे थुपका, थेंथुक, थम्स अप। ये सब बोलने में मेरे मुंह से बहुत सारा थूक निकल गया और मेरी थाली में ग्रेवी बढ़ गई। लद्दाख में डिहाइड्रेट होने के चांस बहुत रहते हैं, इसीलिए मैं पानी का कप हमेशा साथ में रखता हूँ ताकि वहाँ के मौसम में अच्छे से सो पाऊँ। सर्दी का आलम ये था कि बिल्लियां भी सुकड़ कर छोटी हो गई थी और अपने बिल में जाके घुस जाती थी। मुझे पता चला कि कसूरी मेथी से भरा हुआ ट्रक संस्कार की तरफ बढ़ चुका। बिना आव ताव देखे मैं छांव छोड़ के धूप में निकल पड़ा। जांघों के नीचे बुलेट दबाई और पैदल पेल दिया। रास्ते में आई लव ब्रो देखकर मुझे समझ में आ गया कि किसी को कजन पसंद आ गया और निकाह की तैयारी होने वाली। दूर भी नहीं थे तो मैंने अपनी आंखों से ही जूम करके देखा। कुछ घुसपैठिए पानी से निकलकर सीमा में घुसने की कोशिश कर। मैंने सोचा सीमा अपना देख ली कि मैं निकल गया। तभी मुझे कुछ चौपाए रास्ते में दिखाई। मैंने बोला क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने बोला शुद्ध देसी कॉमिक की वीडियो दोस्तों को शेयर नहीं करने पर दोस्त हमें गधा बुलाते हैं। मैं आगे बढ़ गया। रास्ते में सड़कों पर आम पापड़ सुखाए जा रहे थे, वही जो चटकारे लेके प्रेग्नेंट औरतें खाती। एक कुकुरों का ग्रुप भी था जो ऋषिकेश से योगा का क्रैश कोर्स सीख कर आया था और इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी में था। खाने का बिल मेरे पास आया तो मैंने तुरंत वेटर को बोला लेडीज फर्स्ट। मेरा एक मिशन ये भी है कि फेमिनिस्ट लोगों से बिल भरवा कर उनको आर्थिक रूप से कमजोर कर। मैक्लोडगंज के पथरीले रास्तों पे मैंने अपने कदम रख दिए थे। ये जंगल रहस्यों से भरा हुआ था। जंगल के कच्चे रास्तों पर मैंने मधुमक्खी के छत्तों के निशान देखे। उनका पीछा करते हुए मैंने सोचा कि मधुमक्खी के काटने पे तो दर्द बहुत होता है। मैं पीछे चला आया। इस पूरी तरह सुनसान जंगल में मैंने बुल्ट और क्रेटर देखकर समझ गया कि जाट बॉयज और गुजर गाइज यहाँ आ चुके हैं। पेट में मरोड़े उठने के बाद कोई काले लैंडे हक के चला गया। इसमें सींग उगी हुई देखकर मैं समझ गया कि एक इच्छाधारी टट्टी है। विश्राम करते हुए मेरी नजर बगल रखे पत्थर पर दरअसल एक कब्र थी जिसको जलाने के बाद अस्थियां यहाँ दफन की गई। मैं थक कर मोतीचूर हो चुका। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी जिस पर लिखा था चलो मंडी। मैंने बोला ठीक है भाई चलो मंडी। डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया में फैल चुका था। कबूतरों ने एक कबूतर को जात बाहर कर दिया था क्योंकि कबूतर गिलहरी के साथ गुच्चू पिल्लू करते हुए पकड़ा गया। मैंने तो सोचा था कि मंडी में कान छिदवा लूंगा, पर यहाँ कुछ और ही छेदा जा रहा था जिसको देखकर मेरी रूह कांप गई। कसूरी मेथी की लत ने इंसानों को ही नहीं बल्कि निएंडरथल मानव को भी अपने चपेटे में ले लिया। केले में कसूरी मेथी डुबाकर खाने वाले ये जीव थे। कलयुग का कलिकाल आरंभ हो चुका। जब मैंने पोटैटो मोमोज बिकते हुए देखा तो मुझे समझ में आ गया कि विनाश दूर नहीं, और कहते हैं विनाश काले जसप्रीत बुद्धि। रास्ते में लगे हुए तिरंगे झंडे को मैंने शान से सलाम किया, पर बाद में पता चला किसी पॉलिटेक्निक पार्टी का झंडा है तो मैं उदास हो गया। कुकुर ने बताया कि भाई मेरा बच्चा 13 दिन से गायब है, मिल नहीं रहा। दरअसल उसके बच्चे को किडनैप मैं नहीं किया था और उसे हुक्का बनाने की ट्रेनिंग देता था। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास 2 ही कोल थे। मुझे 2 कोल की और जरूरत थी, तभी मैं 4 कोल बना सकता था और तभी हुक्का बन सकता था। गंडमांडू के भयानक जंगलों के बारे में बात प्रसिद्ध थी। जो एक बार यहाँ गया है वो वापस जरूर आया। इस जंगल को कानफाड़ जंगल भी कहा जाता था। प्रकृति के बीच विचरण करते हुए मैं पोज दे रहा था। जिस चट्टान पर मैंने हाथ रखा है मुझे महसूस, दरअसल अनजाने में मैंने भालू को मोलेस्ट कर दिया था। इस बात ने जंगल के सभी मुर्गा मुर्गियों को दुखी कर दिया और वो आबरू बचाने के लिए पेड़ पर जा छुपे थे। ऋषिकेश में जैसे लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है, वैसे पहाड़ों में मंदोदरी झूला। सुबह का झूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे झूला नहीं कहते। इन्हीं बकचोदियों में मेरा पैर खाई में घुसड़ुम हो गया। खाई में पैर जाता ही मैं माई माई चिल्लाने लगा। तभी जंगली दस्युओं का दल वहां पर पहुंचा और ट्रांस म्यूजिक गुनगुनाने लगा कि पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय। इस घटना ने मुझे अंदर बाहर दोनों से हिला दिया। मेरी चीख कच्चे में ही दबके रह गई। तभी स्लिदरीन नामक नाग ने मुझे डराने की कोशिश। सांप मुझे काटे इससे पहले ही मैंने नागेश को डस लिया क्योंकि मैं भी नागपुर में रह चुका था। नाग का पिंड फाड़कर मैं बाघ की बातें ध्यान से सुनने लगा। बाघ ने बताया कि गलत जगह पर हो, गलत जगह पर हो। मैंने बोला बैठ। सौड़ पहले नहीं बता सकता था। मुझे एक बाघ पर गुस्सा आ गया और एक थप्पड़ नाग को फिर से जड़ दिया। डोरा दा फुलौरा वहीं खड़ी थी थर्मामीटर लेकर, तो मैंने अपना बुखार नाप लिया। यहाँ पर कुकुर मोमोज भी मिल रहा था जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई और मैंने बोला एक प्लेट लगा। अपने 28 दुश्मनों को मारकर मैंने जिस कब्रिस्तान में गाड़ा था वहाँ उनकी लाशें गिनने पहुंच जाता। 28 कब्रें कम देखकर मेरी हालत खराब हो गई। यानी वो कभी मरे ही नहीं थे और मैंने उनको जिंदा ही गाड़ा था, खोद के निकल गए। पवित्र जल का छिड़काव करके मैं आगे बढ़ा। देखा कि एक इंसान को यहाँ उल्टा ही गाड़ दिया गया था। ये देखकर मैं भागते हुए भूत की लंगोटी लेने बनारस की गलियों में चक्कर मारते हुए मेरी नजर चकराई इडली वाले से और पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। चटनी घोटते हुए भैया ने बताया कि हमारे यहाँ इडली फ्रांस मैक्सिको सब मिलता है। ये इडली करारी और सख्त होती है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के लोग भी ये इडली खाकर अपने दांत तोड़वा बैठे। भूरी नाम की भैंसी को यहाँ दिन रात नींबू खिलाकर उसके थन से सीधा पनीर निकाला जा रहा था। यह अत्याचार मुझसे देखा न गया और मैं सीधा अफीम वाली चाय खींचने लगा। उससे भी डोपामाइन हाई न हुआ तो मैं सीधा रामनगर पहुंच गया जहाँ लस्सी के नशे खुलेआम किए जा रहे। 2 घूंट उतरते ही लस्सी ने अपना काम कर दिया
और मेरी आत्मा का छाछ निकाल दिया। नशा उतारने के लिए जरूरत थी डिओडेंट वाले पान में हमेशा डिओडेंट या सेंट लगाकर ही खाता हूँ, या कम से कम मुल्तानी मिट्टी तो होनी ही चाहिए, उससे मेरे लिप्स जूसी रहते हैं। काशी के कुकुर भांग के नशे में भंड रहते हैं। भांग ने इनके अचेतन मन को सुरमई कर दिया था। तभी मेरे अंडर वाटर एजेंट नेहा फक्कड़ ने बताया कि जल्दी नदी में आ जाओ, हमला हुआ। मैं अपने साथियों विशाल और शेखर के साथ निकल पड़ा था। नाव पानी में उतार दिया और सर पर दौड़ाने। नाव में स्थित कुछ सैलानियों पर साइबेरियन पक्षियों ने हमला कर दिया। चोंच मार मार कर इन्होंने कई मर्दों के ब्लाउज फाड़ दिए। षड्यंत्र के तहत मैंने उन पक्षियों को दाना डालना शुरू कर। बिना वीजा बिना आधार कार्ड के पक्षी आ जाते, पर हमारे देश की तोतियों और बगुलियों को छेड़ते। इनके दाने में मैंने पोटेशियम थायराइड नामक जहर मिला रखा, जिसे खाते ही ये बंगाली बिन मछली की तरह फड़फड़ाने लगे। काशी आधुनिक हो चला। समुद्र मंथन के लिए अब यहाँ यंत्र का इस्तेमाल होता था। नशा उतर रहा था और शरीर में चाय की कमी हो रही, और दादा की चाय पीते ही शरीर में खून बनना शुरू हो चुका। तभी आवाज आई, पकड़ साले को पकड़। पाब्लो चाकोबार ने हमला कर दिया, जिसकी कसूरी मेथी मैंने कोलंबिया से चुराई थी। मेरे साथी कबूतर शुभाशीष ने बताया कि गंडमांडू की घाटी में नशे का काम हो रहा है। सेब की खेती के आड़ में फलों के रस से वहाँ पर ताड़ी बनाई जा रही। एक लोटा ताड़ी लगाकर मैंने हंगामा काट दिया। घाटी में जाकर मैंने दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग ब्लैक होल कंप्लीट की। एक तरफा इश्क में लौंडों के घोड़े लग जाते हैं। मैं उस जगह पहुंच गया जहाँ घोड़े लगे हुए। घोड़ा मंडी से मैंने तेजाब उठा लिया। तेजाब मेरे घोड़े का नाम। तेजाब इतना तेज था कि मूड में आए तो मालिक को ही रगड़ दे। अपने दल बल और सिपे सालारों के साथ मंजिल की ओर मैं कूच कर चुका। तभी कसूरी मेथी की महक मेरे नथुनों में समा गई और चारों ओर देखा तो दुश्मन मेथी लेकर जा चुके थे। बचाओ मोरी मैया बचाओ की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। कुछ माँ बाप बच्चों को डेटा समझकर ट्रांसफर कर रहे थे। ऊपर लगे हुए तार की हालत देखकर मैं आग बबूला हो गया। तभी एक विशाल काय गोला मेरी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस गोले को गोंडोगोल भी कहा जाता है। ये मुझे रौंद दे, इससे पहले मैं छटक कर दूसरे गोंडोगोल में समा गया। एक पल को लगा कि मैं सुरक्षित हूं, पर मेरा भ्रम टूट गया। अब दुश्मन मेरे गोंडोगोल को ढंगराने लगा। शादी में चार सहेलियां आसपास न खड़ी हो तो जैसे दुल्हन छटपटाने लगती है, वैसे मैं छटपटा रहा। मेरे अतड़ियां उलझ गई और गांठें पड़ गई। दुश्मन के इस टॉर्चर से भी मैं घबराया नहीं, बल्कि थोड़ा पागल हो गया था। अपने सेनापति मीर जाफर से हाथ मिलाया तो मुझे कुछ शक हुआ। उसकी चाल ढाल बदली हुई थी। उसके जिस्म से आते हुए पराये मर्द की सेंट की महक ने मुझे बता दिया था कि मीर जाफर ही असल गद्दार है। उसी ने मुझे धोखे से गोंडोगोल में घुसा मेरे पेट में जो छाछ थी उसका लस्सी बनाया। इस घाटी में बढ़िया बाटी मिलती है, ये बोलकर मैंने उसको विदा कर दिया। उसे क्या पता था कि ये घाटी मशहूर है जंगली कुकुरों के लिए, जो पार्ले जी नहीं मिलने पर इसकी गुद्दी लाल कर दे। मीर जाफर जैसा गद्दार किसी को न मिले, ये सोचते हुए अपने साथी विभीषण के घर अरब के बियाबान रेगिस्तानों में अगले मिशन के लिए मैं भटक रहा था। जो लीड मुझे मिली थी वो ऊंट की लीड थी, इसलिए मैं ऊंट की सवारी सही समझा। इंसानी मखलूक अपने इफलास पर थी। आबादी वाले खित्ते की तलाश में मैंने अपनी नजरें नफरोशदीन की। मेरी नजर जा टकराई एक शदीद लिखावट। मेरा नुमाइंदा दुब आई नाम की लिखावट को आंख फरोश कर चुका था। मुतमईन होकर मैं आगे बढ़ चुका था। ऊंट के इस लंबे सफर ने मेरे कूल्हे चटका दिए, पर मुझे मंजिल पूरी तरह से मुजाफिर करनी थी। मेरा साथी गिरधर मेरा हमसफर बन चुका था। लंबे वक्फे के बाद मैं मिला शेख अबे अल गरीब से। ये एक नंबर का याश था और खुद को शाहों का शाह मानता था। अव्वल दर्जे का फहाश बच्चाबाज और अय्याश अबे अल गरीब चांद रातों में अपनी महफिलें सजाया करता था। उसे ना खुदा का खौफ था ना इंसानियत की परवाह। भोली भाली लड़कियों के सर पर खंजर रखकर ऐसे खौफनाक मंजर के मजे लेता था। ऐसे नजारों को मैं अपने ईमान से तनासुर मानता था। ये नजारा मुझसे देखा न गया और शर्मिंदगी से लबरेज होकर मैंने मुंह पीछे कर लिया। अय्याशी के सब्ज बाग यहाँ पूरी तरह से फैले हुए, उनके बीच का मैं हूँ, इसलिए मुझे दिखाने के लिए शराब पीने का नाटक करना पड़ा। दरअसल यहाँ जीरे की तस्करी अपने उरूज पर थी। ऊंट के मुंह में जीरा डालकर ये शेख अपनी तस्करी को अंजाम देता था। मैं शेख गोपाल अहमदिया बनकर आया था ताकि दुश्मन को कोई मुझ पर शक व शुबा न रहे। रात जवान हो चली थी। रोशनियों का ये मंजर देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए थे। इस नजारे ने मेरी रूह को साकिन कर दिया था। यकायक मुझ पर आग का हमला हुआ। या खुदारा, मेरा पर्दाफाश हो चला था। किसी मरदूद ने मुखबरी कर दी थी। अबे अल गरीब मुझे सूली पर टांग दे। उससे पहले 50 ग्राम जीरा और गिरधर के साथ मैं वापसी हो लिया। दुश्मनों को उनकी औकात दिखाकर ये एजेंट बगदाद की सड़कों पर पहुंच चुका था। उग्रवाद का खात्मा तो हो चुका था, पर कुछ सांप अभी भी बिल से फन उठाने के लिए तैयार रहते थे। मैं फल की चिंता नहीं करता, इसलिए मैंने गलत फल उठा और बिना छिलके का संतरा खा के मैं बिलबिला उठा। मेरी नजर पड़ी उस जहाज पर जो लेडीज पायलट के हाथ में आते ही अनियंत्रित हो चुका। इसने फ्लाइंग का क्रैश कोर्स किया था। इसको लगता था क्रैश करना सिखाते। मैंने अपनी गड्डी से जहाज के यात्री और सैंडविच दोनों बचा लिए थे। शहर में एक बड़ी साजिश रची जा रही और मुझे इसका पर्दाफाड़ करना था। राजनीतिक दोस्त से मिला तो उसने बताया कि अब मैं सरकार में नहीं हूँ दोस्त। सरकार गिरने के बाद वो मुलायम पड़ चुका था। मैं खुर्ज बलीफा पहुंच चुका था। चीते की चाल और बांझ की नजर से मुआयना करते हुए मुझे बचाओ बचाओ की आवाज आई। जनता बाढ़ से घबरा चुकी। अपनी सिरकेट शक्तियों का इस्तेमाल करके मैंने बाढ़ को काबू में पा लिया था। उग्रवादी संगठन मूसा का गुल के सदस्य मरुस्थल में घिन मस्ती कर रहे। इनके नुमाइंदे खड़े खड़े तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दे, तुम्हें पता ही नहीं चला। गुस्सा मुझे तब आया जब ये लोग मेरी गाड़ी उड़ाने की कोशिश कर रहे। टायर की हवा निकालकर उसमें हीलियम भर देते और गाड़ी उड़ने लगती थी। और मैं उन्होंने गड्डी विच पीछा करता सी तो
मेरी गाड़ी रेत में धसड़ा गई। मेरी गाड़ी के गड़बच्चे उड़ गए। हाथ में आए तो गाड़ी की लाश के कुछ चंद टुकड़े। इस बियाबान रेगिस्तान में बालू भी मेरी दुश्मन बन चुकी। समय मेरा साथ नहीं दे रहा था क्योंकि वो लेटेंट में बिजी था। एजेंट सुपर कमांडो ध्रुव ने मुझे पक्षियों से बात करने की भाषा सिखाई। मैंने बाज को बुला लिया जिसका नाम जाबाज था। मैंने बोला दुश्मनों का पता करके। बाज ऐसा उड़ा कि साला पलट के नहीं आया। किसी ने बोटी डालकर जाबाज को दगाबाज बना दिया था। इस बियाबान रेगिस्तान में मैं अकेला रह गया। आम पकने के बाद जैसे पेड़ से टपकता है वैसे ही टपक गया। बाकी कहानी अगले एपिसोड। कश्मीर पहुंचते ही मैंने बोला मुझे शकीरा पे बैठना है। लोगों ने बोला साले शिकारा कहते हैं उसे। पानी में यहाँ कहवा का व्यापार चल रहा है। मैंने उससे पूछा कि भैया कहवा कहवा से लैला हो। उसने बोला भाग जाता हूँ यहाँ से। मैं मिशन कश्मीर पर अपने दूसरे एजेंट गोटिया पठान का इंतजार कर रहा। स्लो नाव चलाने की वजह से मैंने माझी को पानी में ढकेल दिया और खुद कमान संभाल और हौक दिया 90 की स्पीड में। ये कहावत बहुत सुनी थी कि पैसे पानी में डूब गए। अपनी आंखों से आज ये देख भी लिया। छोटे छोटे बच्चे यहाँ नवैया का खवैया कर रहे थे, पर चचा जान ने देखा कि ये बच्चा नाव को टॉफी बिस्किट की दुकान पे ले जा रहा है तो उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली और नाव को चाची की तरफ मोड़ दिया। ये छोटे छोटे शिप्स यहाँ एक दूसरे को स्पेस देकर चल रहे थे। इन्हें स्पेसशिप भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों के पैर जमीन पर नहीं पड़े। कभी गलती से जमीन पर पैर रखना पड़ गया तो छप छप की आवाज आती। उड़ीसा बिहार के लोग यहाँ का ट्रेनिंग करते हैं ताकि उनके यहाँ बाढ़ आ जाए तो उनको आदत पड़ सके। वहीं राजस्थान के लोगों को यहाँ एक दिन एक्लेमेटाइज होने में लगता है क्योंकि इतना पानी देख के उनकी रूह फट जाती है। तभी मेरी नजर वेलकम टू मीना बाजार के बोर्ड पर पड़ी जिसके नीचे GNK यानी झारखंड गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर रही। शाम ढलने लगी थी। कलीम चाचा भी कसूरी मेथी बेचकर घर की ओर रवाना हुए। कश्मीर का विश्व प्रसिद्ध कश्मीरी शॉल मैंने खरीदा, पर शॉल मेरे बदन को थोड़ा छोटा पड़ रहा था। एक व्यक्ति ने पत्रकार बनकर मुझ पर गेंडलेवा हमला करने की कोशिश, पर मुझसे चश्मा देकर भागने में सफल हुआ। सही समय पर ट्रैक से बाहर नहीं आता तो ट्रेन के गड़बच्चे उड़ जाते। रात होते ही कुकुरों में एक हलचल सी मच जाती और जब मुझे पता चला कि डोगा आ रहा है तब मैं काफी रिलैक्स हो गया और होटल धम धम में विश्राम करने चला गया। पाजी मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन सी। थोड़े सारे गाने मैंने कान लाल सुन रखे सी। मैं एक गाना गुनगुनाना चाहूंगा पाजी, मेरी बात सुनो। मैं एक बगु बिल्ले बिल्लियां दा की करेंगी, बगु बिल्ले बिल्ले काले दिल बाछ में शकी नहीं है कुड़ी कौन कौन जाए मेरे काले रंग दो टू द प्रिंसिपल जी पाजी, टू द प्रिंसिपल। मुझे जिम से धक्के मारकर निकाला गया था क्योंकि वहाँ के लोगों को मैं बर्गर सप्लाई करने लगा था जिससे जिम की रेपो खराब हो रही थी। दिन भर वर्कआउट करता था और रात में टेस्टी खाने की तलाश में मार्केट निकल जाता था। चना खिला खिला के जिम वाले मुझे घोड़ी बनाने पे तुले थे। मार्केट की फिजाओं में एक अलग ही रवानगी। यहाँ कहीं जलेबी के जलवे थे तो कुछ नल्ले निहारी बनाने की तैयारी कर रहे। कसूरी मेथी के पकौड़े अपने शबाब पर। यहाँ पंजाबी खाना भी मिल रहा था जैसे बुर्रीटो और फुक्कासिया सैंडविच। चटोरी औरतों का फेवरेट डिश गोलगप्पा जैसे ही खाया मेरे अंदर की औरत जाग गई थी और मैं अपने लिए साड़ी खरीदने निकल। मैंने सोचा थोड़ा चाट खा लेता हूँ, पर वहाँ आलू टिक्के के साथ ऑमलेट बनते हुए देखकर मेरा मन छिन्न भिन्न हो गया। चाट खाते खाते मैं सोच रहा था कि क्यों ना पाव भौजाई खाया जाए जिसके बारे में बहुत सुना है। मुंबई की बहुत बढ़िया पाव भौजाई होती है। यहाँ न्यूट्रिला कुलचा को देखते ही मेरे मन के कीचड़ में सुअर लौटने लगे। मैंने सरेंडर कर दिया था और अपने 6 पैक ऐप वहीं त्याग दी। भूख अब हवस में बदल गई थी। मैंने बोला पाजी एक पाव भाजी दसना। पाव तो सही था पर उन्होंने मेरी भौजाई में टिश्यू पेपर डाल दिया था जिससे मैं आग बबूला हो गया। रही सही कसर कोल्ड ड्रिंक भूको भोला ने कर दी जिसने गले में ठंडा मार दिया था। पर गला साफ रहे इसके लिए तुरंत मैंने चाय की चुस्की ले ली। इतना मिक्सचर आता देख कि मेरे पेट की रूह कांप गई थी। पर कहानी का ये अंत न था। मेरी बुरी नजर अब सोया चाप पर पड़ चुकी थी। मैंने अर्जी डाली भिक्षाम देही। दुकानदार ने बोला ये ले आओ भाग जाओ यहाँ से। एक गरीब आदमी को जलेबी बेचते हुए देखकर मुझे उस पर दया आ गई और वो भी खींच दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो फिट रहने का रेजोल्यूशन लिया था। फिर याद आया पनीर टिक्का तो अभी बाकी है।